ओके फ्रेंड्स, हमने देखा लास्ट जो बेसिस था कैरेक्टरिस्टिक का, वह था फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के बेसिस पर हम जो है वो क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को। तो अब हमें चूंकि पता है इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन का कुछ ना कुछ रिलेशन ज़रूर है, ठीक है। तो क्या रिलेशन है इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन? क्यों हम इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं जब हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म? इवोल्यूशन क्या है, ठीक है। पहले जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहले माना जाता था कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी जो स्पीशीज हैं, वो ऐसी की ऐसी रहती है, उनमें कोई चेंज नहीं रहता, वो सालों से वैसी ही थी और अभी भी वैसी हैं। लेकिन नाउ आफ्टर द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, जो कि चार्ल्स डार्विन ने दी थी 1852 में, उसके बाद से जब इवोल्यूशन के बारे में और जो है स्टडी की गई, तब यह अब माना जा चुका है कि जो स्पीशीज है दे चेंजेस स्लोली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। स्पीशीज change slowly over the period of time. In some time यह जो चेंज होता है स्पीशीज के स्ट्रक्चर में, उसके एडेप्टेशन की वजह से, उसकी वजह से एक स्पीशीज से जो है दूसरी स्पीशीज फॉर्म होती जाती हैं, ठीक है। और यही जो डेवलपमेंट है, यही जो चेंज है ऑफ मेकिंग द न्यू स्पीशीज फ्रॉम द प्रीवियस वन इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन, ठीक है। तो यही जो चेंज है उसे हम कहते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन जो है कैसे जो है दूसरी स्पीशीज डेवलप हुई, उसके लिए हमें इवोल्यूशन से ही एक आइडिया मिलता है, ठीक है। तो जब एक इवोल्यूशन की जब हम इवोल्यूशन स्टडी करते हैं, इवोल्यूशनरी स्टडी इन प्लांट और एनिमल, तब हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन जो है वह क्या हमें बता सकता है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ठीक है। ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। यदि हम आज जानना चाहें कि भाई एनिमल्स में, ठीक है, और जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमंस जो है वो कैसे ओरिजिनेट हुए, ठीक है, कैसे हमारा ओरिजिन हुआ, ठीक है। तो माइथोलॉजिकल बेसिस बहुत अलग अलग हो सकते हैं ओरिजिन के, लेकिन जब हम साइंस स्टडी करते हैं, बायोलॉजी स्टडी करते हैं, तब हमें पता चलता है कि जो ह्यूमंस हैं वो किससे डेवलप्ड हुए, किससे इवोल्यूट हुए हैं, वो इवोल्यूट हुए हैं मंकीज से, एंड सो वी कॉल monkeys are our ancestors, ठीक है। तो क्यों हम उन्हें कहते हैं ऐसा? क्योंकि जब monkeys में धीरे धीरे चेंजेस हुए, एप्स में चेंजेस हुए, तो क्या हुआ कि एप्स में जब डिफरेंट चेंजेस आए बिकॉज ऑफ इट्स एनवायरमेंट, तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किसका इवोल्यूशन हुआ? ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। ह्यूमन जो है वो फॉर्म हुए, ठीक। तो इस प्रकार जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं, ठीक है, तो जब हम इवोल्यूशन पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है ओरिजिन एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एक तो जो ऑर्गेनिज्म है वो ओरिजिनेट कैसे हुए, कैसे ओरिजिन हुआ उनका, और दूसरा कि उनमें इतनी डाइवर्सिटी कैसे आ गई। तो वो डाइवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ आई इवोल्यूशन की वजह से, क्योंकि एक स्पीशीज से, जब एक स्पीशीज का कोई एक ऑर्गेनिज्म जब वो डिफरेंट एनवायरनमेंट में गया तो उसने एडाप्टेशन किया, ठीक है, और न्यू डिफरेंट टाइप की स्पीशीज बनाई, ठीक है। और इस प्रकार यह जो इवोल्यूशन है यह कहलाता है रेडिकल इवोल्यूशन, ठीक है। जब एक ही स्पीशीज से डिफरेंट अदर स्पीशीज फॉर्म होती है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एडाप्टेशन टू देयर एनवायरमेंट, तब क्या फॉर्म होती हैं? न्यू स्पीशीज फॉर्म होती हैं, और इस प्रकार के इवोल्यूशन को हम रेडिकल इवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन में उसका क्या इंपॉर्टेंट है? तो जब हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को, तो हम उनका फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप ध्यान में रखते हैं। कौन सा ऑर्गेनिज्म जो है वो पहले इवॉल्व हुआ, कौन सा ऑर्गेनिज्म बाद में इवॉल्व हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्लांट की या एनिमल्स को हम डिवाइड करते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि हम एनिमल्स में हम फाइलम्स देखते हैं, तो जब फाइलम्स की जब हम नंबरिंग देखते हैं कि कौन सा फाइलम हम पहले पढ़ते हैं, तो वह फाइलम जो पहले पढ़ते हैं जो कि पहले इवॉल्व हुआ, उसके बाद दूसरे इवोल्यूशन की वजह से जो है दूसरी स्पीशीज इवॉल्व हुई, दूसरे फाइलम्स इवॉल्व होते हैं। और इस प्रकार फाइलोजेनेटिक ऑर्डर में ही हम क्या करते हैं, हम डिवीजन का स्टडी करते हैं, जो क्लासिफिकेशन है उसके हम स्टडी करते हैं, ठीक है। इवोल्यूशन में जो स्पीशीज पहले है,
ठीक है, जो स्पीशीज पहले है उसे हम प्रिमिटिव या ओल्डर स्पीशीज कहते हैं, जबकि जो स्पीशीज बाद में फॉर्म हुई जस्ट बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन उन्हें हम कहते हैं न्यू। ठीक है, एंड एडवांस्ड। ठीक है, ठीक है, तो इवोल्यूशन में जो स्पीशीज जो है पहले है उन्हें हम कहेंगे प्रिमिटिव या ओल्डर स्पीशीज, और जो स्पीशीज उससे इवॉल्व हुई है उन्हें हम कहेंगे न्यू या एडवांस्ड स्पीशीज। ठीक है, जो प्रिमिटिव स्पीशीज होती हैं, जो प्रिमिटिव होती हैं, दे आर यूजुअली सिंपल इन स्ट्रक्चर, जबकि जो एडवांस्ड स्पीशीज होती हैं वे कॉम्प्लेक्स होती है स्ट्रक्चर में। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको मंकी और ह्यूमन का एग्जाम्पल दिया, तो यदि आप मंकी और ह्यूमन को कंपेयर करेंगे तो मंकी प्रिमिटिव स्पीशीज है और ह्यूमन एडवांस स्पीशीज, लेकिन यदि आप स्ट्रक्चर में, फंक्शन में कंपैरिजन करेंगे तो ह्यूमन इज मोर एडवांस्ड, उसका ब्रेन मोर डेवलप्ड होता है, उसके जो मस्कुलर फंक्शन है, फाइन मोटर स्किल हैं, दे आर मोर डेवलप्ड एज कंपेयर टू मंकीज। ठीक है, तो इस प्रकार जो ओल्डर स्पीशीज होती हैं, ओल्डर स्पीशीज आर मोर सिंपल, जबकि जो एडवांस्ड स्पीशीज है दे आर मोर कॉम्प्लेक्स, complex in structure and in function। ठीक है, तो अब जब आप फाइलम, जब हम, जैसा कि एग्जांपल दिया मैंने एनिमल का, तो एनिमल किंगडम में भी जब हम फाइलम की स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम पॉरीफेरा देखते हैं, जो कि बहुत ही सिंपलर एनिमल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, जबकि उसके बाद जो है, उसके बाद एडवांस्ड ऑर्गेनिजम्स जो हैं वे स्टडी हम करते हैं। तो इस प्रकार हम यहाँ पर जो एनिमल किंगडम में हम क्लासिफिकेशन करते हैं वह फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ही होता है। वहीं यदि प्लांट में क्लासिफिकेशन देखें तो वो भी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप पे आधारित होता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा देखते हैं। तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा आर वेरी सिंपलर ऑर्गेनिज्म, सिंपल प्लांट ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और जबकि टेरिडोफाइटा के बाद जो जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म हम देखते हैं, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स प्लांट्स। ठीक है, तो इस प्रकार इवोल्यूशन या फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्लासिफिकेशन में। ठीक है, हम हैफेजार्डली नहीं पढ़ते कि हम पहले ह्यूमन स्टडी कर लें देन वी स्टडी द पॉरीफेरा। नो, वी स्टडी फ्रॉम पॉरीफेरा देन वी कम टू द लास्ट वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स। ठीक है, कॉर्डेट्स हम स्टडी करते हैं और कॉर्डेट में फिर सब ग्रुप्स में जो है वर्टिब्रेट्स में ह्यूमंस आते हैं। तो इस प्रकार सिंपल से हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं इन क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। ठीक है, और रेडिकल इवोल्यूशन क्या होता है? जब एक स्पीशीज से मल्टीपल स्पीशीज फॉर्म होती हैं बिकॉज ऑफ एडाप्टेशन टू देयर एनवायरमेंट, तो रेडिकल इवोल्यूशन कहलाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्पीशीज से मल्टीपल स्पीशीज कैसे फॉर्म कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम देखें कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और वह जो स्पीशीज है वह लैंड पर रहती है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि पहले जो एनिमल्स हैं वो वाटर से जो है वो, और ये जो इवोल्यूशन है एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं हो रहा था, ये इवोल्यूशन अर्थ पे सब जगह हो रहा था, और इसलिए अर्थ पे जो है अलग अलग समय, जो एक ही समय पर जो है बहुत सारी वेरियस स्पीशीज जो है वो फॉर्म हो रही थी। ठीक है, तो इवोल्यूशन जो है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे नहीं हो रहा था, इट वाज ऑकरिंग एट एवरी प्लेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम देखें डायनासोर्स, तो डायनासोर्स जो है वो एक रेप्टाइल्स थे पहले, लेकिन वो एक्सटिंक्ट हो गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो अडाप्ट नहीं कर पाए। जो सारा खेल है इवोल्यूशन में वह खेल है एडाप्टेशन का। जो ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट से अडाप्ट कर पाएगा वही जो है सरवाइव कर पाएगा। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हमें पता है कि जो वही सरवाइव कर पाएगा जो फिट है। ठीक है, और चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में हमें बताया कि किस प्रकार जो है, 'द 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 '
जो स्पीशीज हैं वो ओरिजिनेट हुई हैं और वो इवॉल्व हुई हैं। तो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने 18th सेंचुरी में हमें बता दिया था कि किस प्रकार इवोल्यूशन हुआ है स्पीशीज में, ठीक है। तो नाउ वी नो कि सभी ऑर्गेनिजम्स, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो एक फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट से, सारे एनिमल ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो सारे एनिमल ऑर्गेनिज्म हैं वह एक फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट से ही डेवलप्ड हुए हैं। सारा का सारा एनिमल किंगडम, it is evolved from a flagellated protist who feed on other protist, ठीक है। फाइटोप्लैंक्टन्स को जो खाता था प्रोटिस्ट, उससे पूरा का पूरा एनिमल किंगडम जो है इवॉल्व हुआ। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि एनिमल किंगडम का क्या इंपॉर्टेंट है, आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एनिमल जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है उनका, दे obtain their nutrition from other sources by eating other organism. For example, human beings, what we eat plants, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये क्या है? ये भी प्लांट किंगडम के से सोर्स है और वह भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो एनिमल्स जो हैं दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट बाय ईटिंग अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट जो था वह क्या करता था? इट फीड ऑन अदर प्रोटिस्ट, एंड इसलिए यह माना गया कि जो सारा का सारा एनिमल किंगडम है वह एक फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट जो कि अदर प्रोटिस्ट को फीड करता था, उनको खाता था, उनसे ही इवॉल्व हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार यह पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन है, हम उसमें इवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि उसी बेसिस पर जो है हम क्लासिफिकेशन का ऑर्डर जो है वो फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। And these are the terms primitive and why we call some primitive and why we call some advanced. तो ये भी जो है टर्मिनोलॉजी, साथ ही रेडिकल इवोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ हमने पढ़ा इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन का क्या रिलेशन है, ठीक है। नाउ आई विल टीच यू बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ठीक है। अर्थ में जो है डिफरेंट जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर कहाँ? जिसमें कि लाइफ रहती है, उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर, ठीक है। जहाँ पे प्लांट या एनिमल्स या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर में जो ये डिफरेंट वैरायटी पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, उसे हम कहते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी इन द ऑल द लिविंग फॉर्म इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी जो है वह ऐसी जगह प्रेजेंट है जहां पे कि जाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लाइक कैंकर एंड कैप्रिकॉन जो रीजन्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ट्रॉपिकल रीजन जिन्हें हम कहते हैं, जहाँ पे कि बहुत सारा फॉरेस्ट होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट जो है वो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, ब्राजील, इन जगहों पर है, ठीक है। और ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये बहुत घने जंगल होते हैं, ठीक है, और वहां पर जाना इतना पॉसिबल नहीं होता। तो बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी में स्टडी का स्कोप बहुत ज़्यादा है अभी भी, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो इतने मिलियंस ऑर्गेनिजम्स जो हैं अवेलेबल हैं, लेकिन ओनली 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म जो हैं प्लांट्स ओनली classified, okay, not only plant, million species, ठीक है। तो माना गया है कि 7 मिलियन से ज़्यादा स्पीशीज जो हैं वो प्लैनेट पर हैं हमारे, लेकिन उसमें से सिर्फ 1.7 मिलियन जो स्पीशीज हैं उन्हें ही हमने क्लासिफाई किया है। दैट मीन्स कि देयर इज मोर स्कोप इन द क्लासिफिकेशन, ठीक है, इन जूलॉजी। क्यों? क्योंकि अभी भी इतने ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज को हमें क्लासिफाई करना बचा हुआ है। अब ये क्लासिफिकेशन क्यों डिफिकल्ट हो रहा है? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ
द ऑर्गेनिज्म है वे कहाँ हैं, वे ट्रॉपिकल रीजन्स में हैं। ऐसे ट्रॉपिकल रीजन्स जहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है, लाइक मैडागास्कर, अमेजन, ठीक है, लाइक इन अवर इंडियन फॉरेस्ट, तो वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत डेंजर रहता है। तो इस प्रकार बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब ये है कि बायोडाइवर्सिटी जो है बहुत अधिक क्षेत्र में फैली हुई है और हमारा जो मोस्ट ऑफ द रीजन है अर्थ का, इट इज कवर्ड बाय ओनली वाटर, बट उससे भी ज्यादा जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है हमारे प्लैनेट पर हैं, ठीक है। तो इस प्रकार बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा फैली हुई है और इसलिए अभी भी हमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना बाकी है, ठीक है। तो देयर इज़ वेरी मच स्कोप इन बायोडाइवर्सिटी बिकॉज ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन द टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी का यदि आपको पता हो कि किस प्रकार हम क्लासिफाई कर सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम इफ यू फाइंड अ न्यू ऑर्गेनिज्म यू कैन क्लासिफाई इट, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा किस प्रकार इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन का जो है रिलेशन है, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, ठीक है, उसका क्या रोल है। हमें पता चला कि बायोडाइवर्सिटी की वजह से हम जो है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को नहीं कर पाए हैं क्लासीफाई, ठीक। तो नाउ वी विल सी द डिफरेंट ऑर्डर क्या है, डिफरेंट लेवल क्या है जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट जो कैटेगरीज हैं वे क्या होती हैं हायरार्किकल क्लासिफिकेशन में, ठीक है। तो हायरार्किकल क्लासिफिकेशन ऑलरेडी हमें पता है क्या होता है हायरार्किकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। पुटिंग द ऑर्गेनिज्म इनटू द डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर सिक्वेंशियल ऑर्डर, ठीक है। तो प्लेसिंग ऑर्गेनिज्म in taxonomic categories sequential order में उसे रखना, ठीक है। उसके सीक्वेंस के ऑर्डर के हिसाब से हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। तो व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज इन क्लासिफिकेशन, क्या कैटेगरीज होती हैं। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है वह सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज, ठीक है। तो स्पीशीज क्या होती है, द लोएस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है। किसी भी स्पीशीज में जो है कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, विच आर हैविंग सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस को हम क्या कहते हैं, होमो सैपियंस। तो सैपियंस जो है वो उसकी क्या है, स्पीशीज है। तो सैपियंस में कौन आता है, जो सब ह्यूमंस हैं वो आते हैं होमो सैपियंस में, ठीक है। तो व्हाट वी आर हैविंग वेरी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो हम जो होमो सैपियंस है उनके सभी के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी प्रकार किसी भी ऑर्गेनिज्म, उसको प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी जो स्पीशीज होती हैं उनमें वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके की बहुत सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक हैं। यह सबसे लोएस्ट जो है कैटेगरी होती है क्लासिफिकेशन की, ठीक है। तो इट इज द लोएस्ट एंड मोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर जो है वो उनके रहते हैं एक दूसरे से। दूसरी जो कैटेगरी है वह होती है जीनस। जीनस में वे स्पीशीज आती हैं विच आर हैविंग सिमिलर एंसेस्ट्रल, ठीक है। फॉर्म बाय द सिमिलर स्पीशीज, ऐसी स्पीशीज जो एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं
वे आती हैं जीनस में, ठीक है। तो होमो सेपियंस में जो होमो है वह है जीनस, ठीक है। तो इसको जेनरी या जीनस भी कहते हैं। तो सिमिलर एंसेस्ट्रल, जब स्पीशीज, दो स्पीशीज जिनके सिमिलर एंसेस्ट्रल्स हों उन्हें हम किस में रखते हैं? एंसेस्ट्रल मतलब क्या? जिनसे कि वो इवॉल्व हुई है, ठीक है। इवोल्यूशन का इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि हम क्लासिफिकेशन में उसका ध्यान रखते हैं। तो जब दो स्पीशीज किस एक एंसेस्ट्रल से ही इवॉल्व होती हैं तो हम उन्हें एक ही जीनस में रखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल पोटैटो एंड ब्रिंजल, ठीक है, एक ही जीनस में आता है और वो है सोलेनम, ठीक है। तो सोलेनम क्यों? क्योंकि दे रिजेंबल सिमिलर फीचर्स, ठीक है। जब आप पोटैटो और ब्रिंजल के जब आप प्लांट देखेंगे तो आपको काफी सिमिलैरिटी दिखेगी। तो क्यों? क्योंकि वे एक ही एंसेस्ट्रल स्पीशीज से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो स्पीशीज सबसे लोएस्ट, जिसमें कि एक स्पीशीज में जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, मोस्ट सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। जीनस में भी कुछ कैरेक्टराइज सिमिलर होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे आर इवॉल्व फ्रॉम सिमिलर एंसेस्टर, ठीक है। एग्जाम्पल जैसा हमने बताया कि पोटैटो और ब्रिंजल जो है वे सोलेनम जीनस में आते हैं, ठीक है। जीनस के बाद आती है फैमिली, ठीक है। तो जेनरा विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक comes in family, come in one family. For example, Solanaceae family, ठीक है। सोलेनेसी जो है एक फैमिली है जिसमें डिफरेंट जेनरा जो है वो आते हैं। तो पोटैटो और ब्रिंजल जो है वो सोलेनम जीनस में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार डिफरेंट जीनस जो है वे फैमिली फॉर्म करते हैं, ठीक है। फैमिली के बाद ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर जो है जब डिफरेंट फैमिलीज जो है सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स की जब जो है वो एक ऑर्डर में आती हैं तो फॉर्म बाय फैमिलीज हैविंग सिमिलर फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ठीक है। तो लाइक कार्निवोर्स जो हैं वो एक ऑर्डर है जिसमें डिफरेंट फैमिलीज आती हैं, जैसे कि कैनिडी, फैलिडी, ठीक है। कैनिडी जो है उसमें डॉग्स आते हैं, फैलिडीज में कैट्स आती हैं, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हुआ? कार्निवोर ऑर्डर हुआ है जिसमें कौन सी फैमिली आ रही है? कैनिडी एंड फैलिडी, ठीक है। तो दे आर हैविंग सम सिमिलर फीचर्स, इसलिए उन्हें एक डिवीजन में रखा कार्निवोर्स में। कार्निवोर्स जो है दूसरे अदर एनिमल्स को खाते हैं उनमें हम रखते हैं कार्निवोर्स को, ठीक है। तो इस प्रकार कैनिडी और फैलिडी जो है इसमें आते हैं, ठीक। ऑर्डर के बाद जो है क्लास आती हैं। क्लास में जो है ऑर्डर्स विद द डिफरेंट ऑर्डर्स विद द सिमिलर फीचर्स, ठीक है। तो क्लास फॉर एग्जांपल क्लास मैमल्स जो हैं, ठीक है, मैमल्स में डिफरेंट ऑर्डर्स आते हैं जैसे कि कार्निवोर्स, जैसे कि कायरोप्रैक्टा, जैसे कि रोडेंशिया, ठीक है। तो ये सभी क्या है? मैमल्स क्या हुई? एक क्लास हुई, ठीक है। मैमल्स के क्या फीचर्स होते हैं? दे आर हैविंग द मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो ये इनका एक सिमिलर फीचर क्या हुआ इन डिफरेंट ऑर्डर्स का कि दे आर हैविंग मैमरी ग्लैंड। सो ये जो क्लास थी उसे हमने बनाया मैमल्स, ठीक है। तो इस प्रकार मैमल्स में डिफरेंट
कौन से ऑर्डर्स आ रहे हैं? कार्निवोर्स, कायरोप्रेटा और रोडेंशिया, ठीक है, दीज आर द ऑर्डर्स। ठीक, तो देन क्लासेस जो हैं वो किस में आती हैं? फाइलम्स में। और प्लांट में हम उसे कहते हैं डिवीजन। ठीक है, तो सिमिलर क्लासेस विच आर हैविंग सिमिलर फीचर्स कम्स इनटू द फाइलम। सिमिलर फीचर्स क्लास, ठीक है। फाइन, ठीक है। अब यदि हम देखें सिमिलर फीचर्स लाइक जहां यहां पे मैंने बताया कि मैमल्स, ठीक है, तो मैमल्स जो हैं वो किस फाइलम में आते हैं? वो कॉर्डेटा फाइलम में आते हैं। कॉर्डेटा फाइलम, यहां पे एक एग्जांपल हम देख रहे हैं कॉर्डेटा का ही। कॉर्डेटा एक फाइलम है। कॉर्डेट्स हम उन्हें कहते हैं जिनमें कि वर्टिब्रल कॉलम पाई जाती है, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं कॉर्डेट। और कॉर्डेट्स में वर्टिब्रल कॉलम जो है लाइफ के किसी भी फेज में हो सकती है। लाइक ये हो सकता है कि एम्ब्रॉयनिक फेज में हो और बाद में वो डिसअपियर हो जाए, लेकिन उसकी प्रेजेंस होती है लाइफ के किसी फेज में, ठीक है। तो कॉर्डेटा जो फाइलम होता है उनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। तो कॉर्डेट्स में फर्दर जो क्लासेस जब हम देखते हैं तो मैमल्स जो है उनमें आते हैं, ठीक है। तो मैमल्स जो है एक्चुअली टेट्रापोड्स में आते हैं, ठीक है, उसका भी सब डिविजन्स है कॉर्डेट्स में। तो जो टेट्रापोड्स होते हैं, टेट्रापोड्स में आते हैं मैमल्स, ठीक है। तो इस प्रकार यह एक हमने देखा फाइलम। फाइलम के बाद जो सबसे मोस्ट मेजर क्लासिफिकेशन होता है वह होता है किंगडम, जिसमें कि जो फाइलम्स हैं दे आर हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, दे पुट इन वन classified division and it's called the kingdoms, ठीक है। लाइक हम जो है एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ठीक है, फंगाई, ये किंगडम्स हैं, ठीक है, इनके एक पर्टिकुलर फीचर्स हैं। तो एक्चुअली ये क्या है, हमने देखा कैटेगरीज हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, जिसमें कि हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो स्पीशीज जो है वो एक लोएस्ट क्लासिफिकेशन है। उसके बाद जीनस आता है, जीनस में सिमिलर स्पीशीज आती हैं, फैमिलीज में सिमिलर जीनस के ऑर्गेनिज्म आते हैं, ऑर्डर में सिमिलर फैमिली के ऑर्गेनिज्म आते हैं, क्लास में सिमिलर ऑर्डर के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, और फाइलम में सिमिलर क्लास के ऑर्गेनिजम्स आते हैं। और वो सारे फाइलम जो हैं एक किंगडम क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा कि क्या डिफरेंट कैटेगरीज जो हैं होती हैं किसी भी क्लासिफिकेशन में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर यदि हम देखें किसका क्लासिफिकेशन, ह्यूमन क्लासिफिकेशन यदि हम देखें तो ह्यूमन का किंगडम क्या होगा? एनिमल, एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम के बाद फाइलम, तो कॉर्डेट्स, क्योंकि हमारे इसमें भी रहती है वर्टिब्रेट कॉलम, ठीक है। फाइलम के बाद क्लास यदि हम देखें तो मैमरी ग्लैंड्स होती है ह्यूमंस में, तो मैमल्स में आते हैं, ठीक है। क्लास के बाद यदि देखें ऑर्डर, ठीक है, तो ऑर्डर जो है सेमियंस में आते हैं, प्राइमेटा जिसे कहते हैं, ठीक है, प्राइमेटा जिसमें मंकीज और एप्स भी आते हैं। तो ऑर्डर प्राइमेट्स है हमारा, ठीक है, ऑर्डर प्राइमेट्स। देन ऑर्डर के बाद है फैमिली, ठीक है, सीमियंस, और जीनस होमो, और स्पीशीज सैपियंस, सॉरी हाँ सैपियंस, होमो सैपियंस, ठीक है। तो इस प्रकार यदि ह्यूमन का क्लासिफिकेशन हम देखें तो हमारा किंगडम एनिमल किंगडम होगा, फाइलम हम कॉर्डेटा में आते हैं, क्लास हमारे मैमल्स है, ऑर्डर जो है वो प्राइमेट्स है, ठीक है। फैमिली जो है होमिनिडी फैमिली है, नॉट सीमियंस, ठीक है, होमिनिडी फैमिली।
ठीक है, तो फैमिली होमिनिडी आती है, जीनस होमो होता है और स्पीशीज जो है वो सेपियंस होती है। ठीक है, और जब हम देखेंगे कि नॉमेनक्लेचर किस प्रकार किया जाता है, तो इस प्रकार जो जीनस है ठीक है, जीनस का कैपिटल लेटर जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और स्पीशीज का जो फर्स्ट लेटर होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, और इटैलिक्स में लिखा जाता है स्पीशीज को। तो इस प्रकार लिखा जाता है किसी का भी बॉटनिकल नेम, होमो सैपियंस जो है ह्यूमन का नाम है, और इस प्रकार से हम क्लासिफाई करेंगे अपने आप को, यदि जो है क्लासिफिकेशन यदि हम देखा जाए। ठीक है, इससे आप क्या एक पता लगाते हैं, लाइक मैंने आपको कहा कि मैमल्स जो हैं उसमें डिफरेंट जो है क्लासेस हैं वो आती हैं। ठीक है, लाइक कार्निवोर्स, कायरोपेटा, रोडेंशिया। ठीक है, तो इस प्रकार यदि हम देखें तो वी आर हैविंग मेनी अ कैरेक्टरिस्टिक जो कि सिमिलर है अदर ऑर्गेनिज्म से। इस प्रकार यहाँ से भी जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट है वह और प्रूव होता है कि यस वी आर समवेयर रिलेटेड विद द अदर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, और किसी एक स्पीशीज से ही जो है किसी एक स्पीशीज से डिफरेंट अदर स्पीशीज जो है इवोल्यूशन की वजह से फॉर्म हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा किस प्रकार टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो हैं वो होती हैं। ठीक है, तो नाउ वी विल सी द क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वह अब हम देखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो अब पहले किंगडम क्लासिफिकेशन से पढ़ने से पहले हम यह देख लें कि क्लासिफिकेशन की यूटिलिटी क्या है। तो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्या हमें फायदा है यदि हम क्लासिफाई करते हैं, तो क्यों हम करें क्लासिफिकेशन, उससे हमें बेनिफिट क्या है, उसकी क्या यूटिलिटी है, यूटिलाइजेशन क्या है क्लासिफिकेशन का। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन का जो है डाइवर्सिटी के बारे में हमें पता चलता है। जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का, तो वी नो अबाउट द डाइवर्सिटी, कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो किस प्रकार फैली हुई है, किस प्रकार ऑर्गेनिज्म जो है वह जो है डिफरेंट एरियाज में हमें डाइवर्सिटी मिलती है। तो सबसे पहले हमें नॉलेज ऑफ डाइवर्सिटी पता पड़ता है। दूसरा अप्लाइड बायोलॉजी। ठीक है, जब हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिज्म को, जब हम उन्हें क्लासिफाई करते हैं, तो हम उसका बायोलॉजी में उपयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमें पता है कि कुछ जो प्लांट है वो मेडिसिनल प्लांट है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसका कि हम हेल्थ रिलेटेड यूज कर सकते हैं। ठीक है, हेल्थ बेनिफिट है उसके। ठीक है, तो यह क्या हुआ, उसका अप्लाइड बायोलॉजी हुआ। वहीं यदि हमें पता है कि किसी प्लांट्स में कुछ हार्मफुल जो है केमिकल्स पाए जाते हैं, तो हम वो पता लगा सकते हैं और उससे जो है हम बच सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारा जो है उस प्लांट से सामना हो और हमें पता हो कि ये हार्मफुल है, तो वी वोंट टच इट। ठीक है, या हमें पता हो कि किसी प्लांट का जो फ्रूट है वह उसमें वो ठीक नहीं है, हार्मफुल है, तो वी वोंट ईट इट। ठीक है, तो यह क्या हुआ, अप्लाइड बायोलॉजी। यदि हमें ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता है, उसके फीचर्स के बारे में पता है, तो हम वही नॉलेज जो है अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट फील्ड में। ठीक है, तीसरा रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, जैसा कि हमने पता किया कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से रिलेटेड है, बिकॉज दे हैव इवॉल्व्ड। ठीक है, वह इवॉल्व हुए हैं। ठीक है, तो यह जो रिलेशनशिप है वह हमें पता चलती है जब किसी ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी करते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम स्टडी करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, जब किसी स्पीशीज के ऑर्गेनोमिक कैरेक्टर्स हमें पता चलते हैं कि वह हमारे लिए एग्रीकल्चर में हेल्पफुल है, तो हम कैसे पता चलेंगे, जब हम उसकी स्टडी करेंगे, किसमें, क्लासिफिकेशन में। तो
हम उसका एग्रीकल्चर में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जब हमें यदि रेजिस्टेंट स्पीशीज बनानी है तो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो वाइल्ड ब्रीड्स होती हैं, वाइल्ड ब्रीड्स को क्या करते हैं, जो रेगुलर ब्रीड्स है उसके साथ हाइब्रिड कराने से जो नया प्लांट तैयार होता है वह रेजिस्टेंट होता है। किसके लिए? डिजीजेस के लिए या दूसरे बायोटिक या एबायोटिक फैक्टर्स के लिए। तो इस प्रकार हम एग्रीकल्चर में उसका एप्लीकेशन कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में, फ्लोरिकल्चर में। ठीक है, यदि हमें पता है कि कोई जो फ्लावर है उसकी वैरायटी जो है यदि हमें उसके स्टडी से पता चले तो हम उसका उपयोग कर सकते हैं, हम उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर में उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा हम नई और इम्प्रूव्ड वैरायटी बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? जब हम उसके बारे में नॉलेज होगा। और नॉलेज कैसे मिलेगा? क्लासिफिकेशन से। ठीक है, देन हेल्थ बेनिफिट्स कैसे? एक तो मैंने बताया कि अप्लाइड बायोलॉजी में कैसे हेल्थ बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। यदि हमें पता हो कि कोई मेडिसिनल प्लांट है, उसका हेल्थ में यूज है, तो हमारे लिए वह उपयोगी होगा। ठीक है, दूसरा, यदि हमें पता हो कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में जो कि डिजीज कॉज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज हमें पता है कि मॉस्किटोज जो हैं वे मलेरिया फैलाते हैं, लेकिन जब इसकी खोज नहीं हुई थी, ठीक है, इसकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उसके पहले मॉस्किटो से बचने के लिए कोई प्रयास नहीं किए जाते होंगे। लेकिन आज वी आर अवेयर कि यदि मॉस्किटो से हम नहीं बचते हैं तो हमें डेंगू और मलेरिया हो सकता है। तो यह कैसे पता चला? जब हम ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करते हैं तभी हमें हेल्थ रिलेटेड जो रिस्क है या बेनिफिट्स हैं उनका पता चलता है। ठीक है, देन कम्स प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो आज फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे मूवमेंट्स हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आज हमें पता है कि फॉरेस्ट में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, मोर देन 80% जो बायोडाइवर्सिटी है वह फॉरेस्ट में रहती है। ठीक है, हालांकि उसने सिर्फ लेस देन 80% जो है वह फॉरेस्ट कवर्ड है अर्थ पे, लेकिन फिर भी जो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी है इट रिसाइड्स इनटू द फॉरेस्ट। तो आज हमें पता है कि हमें फॉरेस्ट को बचाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार क्योंकि बहुत सारी वाइल्ड लाइफ जो है वो फॉरेस्ट में डिपेंडेंट है। ठीक है, आजकल हम सुन रहे हैं कि लैपर्स जो है वह सड़कों पे आ गया या जंगल से निकलकर सिटी में आ गया। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हम जंगलों को काट कर सिटीज जो है वो बसाते जा रहे हैं, तो जो वाइल्ड लाइफ है वो कहाँ रहेगी? तो इस प्रकार फॉरेस्ट कंजर्वेशन जो है हम कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल हमें पता है कि कौन सी जो स्पीशीज है वह उसे बचाना बहुत जरूरी है। लाइक सेव टाइगर कैंपेन चलते हैं। तो इस प्रकार हमें पता है कि वह स्पीशीज यदि बचाई नहीं गई तो इन फ्यूचर वह एक्सटिंक्ट हो सकती है। तो उसका प्रिजर्वेशन बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इकोसिस्टम में सारे ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। यदि कोई भी एक लेवल पे आप छेड़छाड़ करेंगे, उसे हटा देंगे, वो हट जाएगा या एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो इट विल अफेक्ट द होल इकोसिस्टम। ठीक है, इसलिए हमें वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, साथ में इंडिकेटर ऑर्गेनिजम्स। अब ये क्या होते हैं? देखिए, कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमें कुछ चीजों का इंडिकेशन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बैक्टीरिया है कॉल्पीडियम। जब किसी वाटर सोर्स में इसका परसेंटेज निकाला जाता है तो इट विल इंडिकेट द पॉल्यूशन ऑफ वाटर। यदि इसकी संख्या बहुत ज्यादा होगी तो यह बताता है कि जो वाटर है वह बहुत पॉल्यूटेड है। तो पॉल्यूशन ऑफ वाटर का इंडिकेटर है कॉल्पीडियम बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस प्रकार कुछ ऑर्गेनिज्म इंडिकेटर्स होते हैं और हमें जो है कुछ जानकारी देते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि क्या यूटिलिटी है क्लासिफिकेशन की और हम क्यों क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, नाउ वी विल सी द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या हिस्ट्री है, किस प्रकार से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इमर्ज हुआ। तो इन द next session we will see the classification of organisms.